वेलकम बैक बच्चों। तो अब हम आ गए हैं पार्ट नंबर 3 पे। देखो, पार्ट नंबर 1 में हमने पूरा पढ़ा था मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिटेल में, विद इनके डिफरेंस चार्ट्स के साथ, विद रियलिस्टिक एग्जांपल्स के साथ। पार्ट 2 में हमने कवर किया था स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। हमने इसके एग्जांपल्स देखे थे, डिफरेंस टेबल्स देखी थी, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस देखा था। और इंडिया में जो भी साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन आया है अभी तक स्पीड को लेके, वेलोसिटी को लेके, मोशन को लेके, हमने वो डिस्कस किया था। फिर आपकी जो नई वाली बुक है उसमें एक स्विमिंग वाला एग्जाम्पल था, उससे हमने देखा था स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस क्या आता है। एवरेज एक्सेलरेशन की बात भी हमने करी थी। एक हमने एग्जाम्पल भी देखा था बस का, और एक्सेलरेटर कब यूज़ हो रहा है और कब ब्रेक लगने पे क्या हो रहा है, हमने वो सब चीज़ें देखी थी। एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल देखा था। अब हम एक बात करते हैं बेटा, एक चीज़ है आपके पास, वेलोसिटी यूजली मीन्स वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। क्या मतलब हुआ इसका बेटा? इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी वर्ड अकेला यूज़ होगा तो उसका मतलब होगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है। पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं। देखो, अभी तक आपने जितनी भी वेलोसिटी निकाली ना, वो सब एवरेज थी, मतलब किसी भी पूरे टाइम इंटरवल के ओवर। लेकिन क्या होगा अगर हमने एक बिल्कुल स्पेसिफिक एक ही पल की वेलोसिटी चाहिए हो। अब एक एग्जांपल से देखें। सोचो, तुम अपनी कार चला रहे हो और पूरी जर्नी में तुम्हारी एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन क्या इसका मतलब ये थोड़ी था कि हमेशा वो 40 ही थी? कभी 60 भी गई होगी, कभी 10 भी हुआ होगा, कभी 0 भी हुआ होगा, राइट? तो एवरेज क्या दिखाता है बेटा? ओवरऑल पिक्चर। बट जो ये वर्ड लिखा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब अभी इसी सेकंड, इसी एग्जैक्ट पल पे तुम्हारी वेलोसिटी क्या है। दैट मीन्स एज द टाइम इंटरवल अराउंड एन इंस्टेंट made progressively smaller. Average velocity approx fixed value. That value is the instantaneous velocity. Velocity at instant, जो बिल्कुल अभी हो। कैसे निकालते हैं बेटा इसको? देखो, कॉन्सेप्ट लेवल पे चलते हैं इसको लेके जरा। जैसे जैसे हम टाइम इंटरवल को एक इंस्टेंट के अराउंड छोटा और छोटा करते जाते हैं, जैसे एक पूरे घंटे की जगह 1 मिनट, फिर 1 सेकेंड, फिर आधा सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी एक फिक्स्ड वैल्यू के पास पहुंच जाती है। वही वैल्यू होती है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यही आइडिया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए भी काम करेगा। थ्रेट ऑफ क्यूरोसिटी क्या है बेटा यहाँ पे? कि स्पीडोमीटर का कनेक्शन, तुम्हारी कार या बाइक, उसका स्पीडोमीटर जो रीडिंग दिखाता है वो तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। मतलब अभी इसी सेकंड तुम कितनी स्पीड पे हो, और टायर्स जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बता देता है। तो पूरे चैप्टर में क्या याद रखना है? जब भी वेलोसिटी वर्ड अकेला यूज़ होगा बिना एवरेज के साथ, तो उसका मतलब होगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी। वैसे तो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज़ को तुम हायर क्लासेस में कैलकुलेट करना सीखोगे डिटेल में, बट अभी के लिए याद रखना एवरेज का मतलब ओवरऑल, इंस्टेंटेनियस का मतलब इंस्टेंट वेलोसिटी। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बोला था कि थर्ड और लास्ट पार्ट पे हम लोग ग्राफ देखेंगे। अब हम मोशन के ग्राफ को बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। ये बहुत विजुअल और इजी तरीका होता है मोशन को समझने का। देखो, पहला केस क्या है? स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, किसका देखा हमने? पोजीशन और टाइम का ग्राफ एक सीधी ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन है, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा, मतलब हर सेकंड सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है। जैसे मैंने बताया था, हाईवे पे क्रूज़ कंट्रोल लगा के जो गाड़ियाँ चलती हैं उनकी पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा ही कुछ दिखेगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ बोला मतलब दो चीज़ें ली हैं, एक पोजीशन लिया, एक टाइम लिया। जैसे मैं बात कर रही हूँ ज़ीरो पोजीशन, वहीं पर ही है उसी टाइम पे।
अगर मैं बोलूँ 20 मीटर पे 1 सेकेंड में 20 मीटर, 2 सेकेंड पे 40, 3 सेकेंड में 60, 4 सेकेंड में 80, 5 सेकेंड में 100, 6 सेकेंड में 120, तो एक सेम डिस्टेंस आ रही है सेम टाइम पे। तो ये एक जो ग्राफ बना रहा है बेटा वो स्ट्रेट ग्राफ बना रहा। अब दूसरा देखें कर्व वाला, ये भी पोजीशन और टाइम है, बट यहाँ पे जो वेलोसिटी है बेटा वो इंक्रीजिंग है। अगर ग्राफ में लाइन कर्व्ड या मुड़ी हुई दिखती है तो इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल रही है, मतलब ऑब्जेक्ट एसेलरेट कर रहा। क्या कर रहा है? एसेलरेट कर रहा है। रेस कार जो स्टार्ट लाइन से एसेलरेट करती है उसकी पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व की तरह ऊपर ही जाती हुई दिखाई देगी, जल्दी जल्दी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता हुआ दिखाई देगा। राइट, क्लियर है? पहला ग्राफ कैसा देखा पोजीशन टाइम का? स्ट्रेट, जब वेलोसिटी सेम था। दूसरा देखा चेंजिंग, जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तीसरा है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, टाइम एक्सेस के पैरेलल है। यहाँ पे जो टाइम है वो डिस्टेंस के पैरेलल है, ना ऊपर ना नीचे। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रेस्ट में होगा। रेस्ट में होगा तभी तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। खुद देखो, मैं आपको दिखा भी देती हूँ पेन से। ये देखो, ये ग्राफ की बात कर रहे हैं, मतलब 2 सेकेंड पे भी यही पोजीशन है, 4 सेकेंड पे भी यही है, 6 पर भी यही है, 8 पर भी यही है, 10 पर भी यही है। तो ये कैसा वाला ग्राफ बना बेटा? ये बनता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बना बेटा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना। ओके, 3 ग्राफ देखे आपने। पहला स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ देखा बेटा, पहला ग्राफ कैसा देखा हमने? सॉरी बेटा, ये ना थोड़ा स्लाइड आगे पीछे हो जाती है जब मैं पेन लेना चाहती हूँ। ओके, तो स्ट्रेट लाइन देखा, इंक्रीजिंग देखा, कर्व वाला और स्ट्रेट वाला, 3 ग्राफ देखे आपने पोजीशन टाइम के ग्राफ। राइट, अब देखो जैसे एक पेन है जो टेबल पे ही रखा है, टाइम भी 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, लेकिन उसकी पोजीशन बदली नहीं। तो ये क्या था? हॉरिजॉन्टल ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का शेप हमें सीधा सीधा बताना है कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, बिना नंबर कैलकुलेट किए, सिर्फ शेप देख के ही पता चल जाता है। कोई आपको सीधी लाइन दिखा दे तो आप बोलोगे कांस्टेंट है, कर्व लाइन दिखा दे आप बोलोगे इंक्रीजिंग है, स्ट्रेट लाइन दिखा दे हॉरिजॉन्टल वाली तो आप बोलोगे अरे ये तो स्टेशनरी है, रेस्ट पे है। तो 3 कंडीशन बनी बेटा हमारे पास। अब हम बात करते हैं स्लोप की। स्लोप मतलब वेलोसिटी, फॉर्मूला और पूरा एग्जाम्पल। ग्राफ में स्लोप निकालने का मतलब होता है बेटा लाइन कितनी स्टीप पे है या कितनी स्ट्रेट है, और यही हमें वेलोसिटी बताता है। देखो एग्जाम्पल क्या आता है या इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो फॉर्मूला होता है स्लोप। स्लोप निकालना है हमें राइज अपॉन रन, मतलब पोजीशन अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी का। यहाँ राइज का मतलब है बेटा वाई पोजीशन में कितना चेंज हुआ, रन मतलब है एक्स एक्सिस में कितना चेंज हुआ। जो ये इसको पता है, एक ना वर्ड यूज़ होता है यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा पोजीशन, डेल्टा टाइम। ये डेल्टा का मतलब होता है बेटा चेंज, इस डेल्टा को बोला जाता है बेटा चेंज। ओके, अभी वर्कड एग्जाम्पल देखिए स्टेप बाय स्टेप। 2 पॉइंट दिए गए हैं ग्राफ पे। एक पॉइंट बेटा हमें क्या दिया हुआ? 2 सेकेंड का। एक पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है बेटा? 4 सेकेंड का। 5 नहीं है बेटा, 4 सेकेंड के पास है। राइट, 2 सेकेंड में 40 मीटर और 4 सेकेंड पे 80 मीटर। पोजीशन में चेंज आया क्या? देखें, आया। ये पोजीशन में तो चेंज है 80 में से 40 को माइनस करके, और टाइम में क्या चेंज है? 4 में से 2 को माइनस करके। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 40/2। दैट मीन्स वेलोसिटी कितनी आई? 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्टेपर स्लोप, ज़्यादा खड़ी लाइन, फास्टर ऑब्जेक्ट। ज़्यादा अगर खड़ी हुई लाइन है, स्ट्रेट खड़ी हुई लाइन है, तो आप बोलोगे फास्टर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि थोड़ी सी टाइम में ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया। फ्लैटर स्लोप होगा, कम खड़ी हुई लाइन, तो स्लोअर ऑब्जेक्ट है। अगर कर्व, ग्राफ कर्व तो है,
स्लोप हर पॉइंट पे अलग होगा, इसीलिए कर्व के किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालने से हमें पर्टिकुलर मूवमेंट की वेलोसिटी मिल जाती है, जिसकी बात कर रहे थे ना, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है हमें स्लोप मेथड्स। ओके, आगे देखें। अब एक वर्कड एग्जाम्पल है आपके बुक में, दो ऑब्जेक्ट के ग्राफ को कंपेयर करेंगे। तो देखो पूरा सीन क्या है, एक है बेटा ऑब्जेक्ट ए जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, एक है ऑब्जेक्ट बी जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है। ऑब्जेक्ट ए और बी पैरेलल हैं, मतलब एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रहे हैं। दोनों के पोजीशन टाइम ग्राफ दिए हुए हैं, पोजीशन और टाइम ग्राफ दिया है। सवाल अब ये उठता है कि कौन ज़्यादा फास्ट है, दोनों का स्लोप निकालते हैं। ऑब्जेक्ट ए का स्लोप निकालें। ऑब्जेक्ट ए का स्लोप निकाला बेटा, तो देखो लास्ट क्या था 50 और स्टार्टिंग क्या था 0, तो 50 माइनस 0 50 आया होगा। टाइम 5 माइनस 0 5 ही आएगा, तो आंसर आया बेटा 10। राइट। बी का देखें, यहाँ कौन है बेटा 100 0, 100 माइनस 0 100 ही आया। 5 माइनस 0 टाइम तो सेम है 5 ही आया, तो ये आया बेटा 20। तो बी लाइन स्टेपर है, स्टेपर मतलब फास्ट है। कौन है, बी लाइन। बी लाइन ज़्यादा स्टेप है, ज़्यादा खड़ी हुई है। ज़्यादा खड़ी हुई लाइन कौन है, ऑरेंज वाली। तो बी का स्लोप ए के स्लोप से ज़्यादा भी आया, इसीलिए बी ए से ज़्यादा फास्ट है। जो ज़्यादा ऊपर जा रहा है वो ज़्यादा फास्ट है। तो सेम टाइम इंटरवल के लिए बी हमेशा ए से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा। यही एग्जैक्टली होता है जब पोजीशन टाइम ग्राफ को स्लोप स्टेपर होता है। स्टेपर याद रखना है, स्टेपर मतलब ज़्यादा खड़ा हुआ। ग्राफ पे सिर्फ एक नज़र डाल के ज़रा हम ये भी बता सकते हैं कि कौन कितना फास्ट है, कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप खुद ही देखो, आपको दिखाई देगा ऑरेंज वाली लाइन तो मैम ऊपर है, ऊपर है मतलब फास्ट होगा, तो बी इज़ फास्टर देन ए। नेक्स्ट देखिए बेटा, वेलोसिटी के टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ मतलब अब टाइम के बारे में बात करते हैं, वेलोसिटी और टाइम। वेलोसिटी और टाइम, अब हम एक नया ग्राफ देख रहे हैं, कौन सा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। इसके 3 शेप्स बन रहे हैं। एक बनता है बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी, एक बनता है इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और एक बनता है बेटा डिक्रीजिंग वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं हो रही, इसका मतलब है एसेलरेशन ज़ीरो ही रहा होगा। क्या मतलब हुआ इसका, कि एसेलरेशन बेटा ज़ीरो ही होगा। जब एसेलरेशन ज़ीरो होगा तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं हो रही है। हाईवे पे जैसे मैंने आपको बताया क्रूज़ चल रहे होते हैं, जब कंट्रोल लगा के गाड़ी कंट्रोल लगी हुई होती है उसमें, तो वो एक ही वेलोसिटी से चल रही है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ग्राफ की लाइन देखो बेटा ऊपर जा रही, ऊपर जा रही है, तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही होगी, इसका मतलब कांस्टेंट पॉजिटिव एसेलरेशन आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव। बाइक जो एसेलरेटर दबाया रखा है, स्पीड भी बढ़ती जा रही है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा, भाई ग्राफ कहाँ आ रहा है, यहाँ नीचे, तो वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही होगी, इसका मतलब कांस्टेंट नेगेटिव है, नेगेटिव। तो रियल एग्जांपल, बाइक जो ब्रेक लगा रहा होगा, याद करना मैंने पहले पार्ट में समझाया था ये, अगर एसेलरेटर दबा के रखते हैं तो इंक्रीज होता है, ब्रेक लगाते हैं तो डिक्रीज होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो चीज़ें बताता है, क्या, लाइन का स्लोप इक्वल्स टू एसेलरेशन, लाइन और टाइम एक्सेस के बीच का एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी बताता है बेटा ये, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के आगे इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव करना सीखना है। ओके देखो, स्लोप अगर आ रहा है, ये जो स्लोपिंग लाइन आती है, ये जो स्लोपिंग लाइन आती है, ये जो स्लोपिंग लाइन आती है, ये एसेलरेशन दिखा रही है कि फास्ट है, डिक्रीज है, इंक्रीज है। बट जो ये बीच का एरिया बच रहा, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया बेटा डिस्टेंस दिखाता है कि टोटल कितना डिस्टेंस आपने कवर किया। आगे देखें, एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, पूरी डेरिवेशन यही है। तो चलो आप क्या देख रहे बेटा, एरिया से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। डायग्राम देखो वही वाला, वेलोसिटी वाला और टाइम वाला, वेलोसिटी वाला और टाइम वाला। तो अभी हमने देखा क्या, कि इसमें दो चीज़ें बन रही बेटा,
एक तो आपको शेप दिख रही है रेक्टेंगल की और एक आपको शेप दिख रही है ट्रायंगल की। तो वीटी ग्राफ जिसमें हमने वेलोसिटी u से v तक बढ़ती है, टाइम t के अंदर ही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ है। इसके शेप का एक ट्रेपेजियम बनता। ट्रेपेजियम बन रहा है या नहीं बन रहा? देखो ये पूरा का पूरा फिगर तो एक ट्रेपेजियम है। एक ट्रेपेजियम बन गया। इस ट्रेपेजियम को हम दो शेप में बांट रहे हैं, एक रेक्टेंगल में और एक ट्रायंगल में। अभी बेटा जो हाइट है वो क्या है? u रेक्टेंगल में, और टाइम ये क्या है? ये टाइम है ना, तो ये हो गया t। इधर देखो ये भी क्या है बेटा? v माइनस यू, और बेस क्या है बेटा? t। फॉर्मूला लगा दो, आपको तो पता ही है रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बेटा बेस इंटू हाइट, u इंटू टी। ट्राइंगल का क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और टोटल एरिया निकालना होगा तो ये वाला पूरा बन जाए, पूरा आ गया एक साथ, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी। दोनों को ऐड ही तो किया, और यही आपकी मोशन की सेकंड इक्वेशन बन जाती है बेटा। यही आपकी मोशन की सेकंड इक्वेशन है। इसको बोलते हैं ग्राफ से इक्वेशन निकालना। अगर आपसे पूछा ग्राफ से निकालना है तो ग्राफ से बेटा ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब आपके पास तीन और काइनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, सॉरी काइनेमेटिक इन्फॉर्मेशन। जब भी मोशन में एसेलरेशन कांस्टेंट होता है, मतलब यूनिफॉर्म एसेलरेशन है, तो 5 क्वांटिटीज़ आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं। वो 5 क्वांटिटीज़ क्या हैं बेटा? एक है आपके पास यहाँ पे u, u मतलब इनिशियल, v मतलब फाइनल, a मतलब एसेलरेशन, t मतलब टाइम और s मतलब डिस्प्लेसमेंट। सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। इक्वेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आया था पहले वाला, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट। इसमें हम क्वेश्चन भी करते हैं बेटा इसी के ऊपर। अब ये जो तीन इक्वेशन है ना, बस ये याद कर लो, रट लो इनको, क्योंकि अगर आपको ये आएंगी ना तो आप कोई भी न्यूमेरिकल पर कर पाओगे आराम से, राइट। आपको क्वेश्चन पढ़ के ये देखना है कि हमें यू दिया है, इनिशियल दिया है, फाइनल दिया है, एसेलरेशन दिया है क्या, टाइम पूछा है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। ये सब चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप इक्वेशन में रखो और आंसर निकाल दो। दूसरी तो अभी हमने देखी थी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या होती है बेटा? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन है, तीनों आपको अभी काम लगेंगे क्वेश्चंस करने में, राइट। अब आप वैसे एक चीज़ और बताऊँ आपको, इसी में एक छोटा सा हिंट और देती हूँ। देखो अगर क्वेश्चन में s मतलब डिस्टेंस मिसिंग है, डिस्टेंस मिसिंग है, पूछा ही नहीं आपसे, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करो क्योंकि वहाँ s है ही नहीं। अगर क्वेश्चन में v मिसिंग है तो सेकंड इक्वेशन यूज़ कर लो क्योंकि सेकंड में कहीं v नहीं है। अगर क्वेश्चन में आपको t मिसिंग लगे तो थर्ड वाला यूज़ कर लो। और वरना कई बार ऐसा भी होता है बेटा, हमें दो दो भी यूज़ करनी पड़ जाती है। कई कई बार ऐसा होता है हमें a निकालने के लिए एक यूज़ करनी पड़ेगी और जब a आ जाएगा उसको थर्ड में रखना पड़ेगा, ऐसा भी करना पड़ता है। वो हाई लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं फिर, ठीक है। और हमेशा न्यूमेरिकल आएंगे तो क्या करोगे? सबसे पहले एक छोटा सा टेबल बनाओगे और छोटे से टेबल में लिखोगे u कितना दिया, v कितना दिया, a कितना दिया, t कितना दिया, s कितना दिया। जो भी दिया होगा वो लिख दो और जो मिसिंग है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। जो वेरिएबल पूरी तरह गायब है उसको यूज़ ही मत करो और इक्वेशन में ढूंढो और आंसर निकालो। टफ थोड़ी होता है अगर आपको याद है तो। अब हाईवे वाला सवाल का जवाब मिलेगा, याद है सबसे पहली स्लाइड, सबसे पहला पार्ट, स्लाइड नंबर 2 वाला। अब फिजिक्स का रियल नंबर से सॉल्व करेंगे। देखो ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया हुआ है कि जब ब्रेकर लगता है तो कार की एक्सेलरेशन हो जाती है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे क्या पूछा? स्लोप बताओ, कार कितने डिस्टेंस में रुकेगी, यही तो देख रहे थे हम पहले। तो फॉर्मूला चूज़ करना है। हमारे पास u है इनिशियल स्पीड, a भी है -4, राइट। हमारे पास v भी है क्योंकि कार रुक जाएगी। हमें s निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, t की ज़रूरत ही नहीं है। तो थर्ड वाली इक्वेशन याद है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसको रखो और आंसर निकाल दो। तो v ज़ीरो रख दो, u को u ही रहने दो क्योंकि अभी हमें u ही तो निकालना है मेन, हमें u पता भी नहीं है कितना है, राइट। s भी नहीं पता है वैसे तो एक इक्वेशन बनेगी बेटा पहले s के ऊपर। ये देखो
एक इक्वेशन तो बन जाएगी एस, ना तो एस पता है ना यू पता है, तो एस इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 8। अब अगर हमें ये पता है पहला केस कि अगर पहले वाला 54 से चल रहा था तो दैट मीन्स 21.8 मीटर डिस्टेंस पे आपको रखना है कार, और अगर उसकी होती 108 तो 112.5 मीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखा, स्पीड डबल की लेकिन जो डिस्टेंस था वो 4 गुना बन गया। ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि फॉर्मूला में यू स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, स्पीड का स्क्वायर है, इसीलिए होता है। तो मतलब अगर स्पीड 2 गुना होगी तो डिस्टेंस भी 4 गुना हो जाएगा, अगर स्पीड 3 गुना होगी तो डिस्टेंस 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो रियल स्टॉपिंग डिस्टेंस, ड्राइवर का रिएक्शन टाइम, ब्रेक दबाने में कितना टाइम लगता है रियलाइज़ करने के बाद, रोड सरफेस गीली है या सूखी है, व्हीकल की ब्रेकिंग कैपेसिटी, अच्छे ब्रेकर हैं या पुराने ब्रेक हैं, टायर की कंडीशन कैसी है, वेदर कैसा है। तो हाँ बेटा, सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस स्पीड के साथ बढ़ती है और ये फिजिक्स से प्रूव हो गया, इसलिए हाईवे साइन बोर्ड में मेंटेन सेफ डिस्टेंस लिखा होता है। देखो कितनी अच्छी बुक है ना, मुझे ये नई वाली बुक्स बहुत अच्छी लगी कि नई वाली बुक्स में ना बेटा देखो शुरू में ये प्रॉब्लम दिया था और लास्ट में जब सारी चीज़ें समझ आ गई तो इसकी सोल्यूशन भी बताई है। तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छा। लास्ट स्लाइड है बेटा, लास्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव करता है, जैसे एक धागे से बंधा स्टोन जो घुमाए जा रहे हो आप, जैसे कई बार एक बॉल होती है ना हाथ में लेके ऐसे सर्कल में घुमाते हैं, तो ये एक गाड़ी की सेकंड वाली सुई हो गई। डायग्राम में चारों डायरेक्शन पे पी क्यू आर एस लिखा है, वेलोसिटी दिखाई है, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन पर तो पॉइंट है ना, कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर कभी उधर, तो सर्कल के टेंजेंट बन जाएंगे। टेंजेंट आपको भी समझ नहीं लगेगा, 10th क्लास में समझ लगेगा टेंजेंट क्या होता है। पर वेलोसिटी फॉर वन रेवोल्यूशन, एक पूरा वेलोसिटी कवर करने में फॉर्मूला लगेगा बेटा 2πr/t। आर मतलब सर्कल का रेडियस एंड टी मतलब एक पूरा राउंड लेने में। तो वन फुल रेवोल्यूशन में डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ 2πr, डिस्प्लेसमेंट फिर से ज़ीरो ही हो गया, और एवरेज वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो वेलोसिटी भी ज़ीरो है। तो ये मोशन एसेलरेट क्यों कहलाता है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो एसेलरेशन ज़ीरो है। एसेलरेशन ज़ीरो ही नहीं होगा तो भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, चाहे मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए, डायरेक्शन में चेंज हो जाए। ओके, तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, नया ऐड हुआ टॉपिक है, इसलिए इसमें आपको एक और याद कर सकते हो। वो देखा है आपने मैरी गो राउंड झूला, जो बैठा, मतलब एक था, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन हर सेकंड में उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसीलिए वो कंटिन्यूसली एसिलरेट हो रहा है पूरा घुमाने के दौर, जब वो पूरा राउंड ले रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज रहेगी। ओके, तो ये है आपका पूरा चैप्टर। इस चैप्टर को बेटा हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी पूरे चैप्टर में, तभी ये 3 पार्ट में हुआ कि रेफरेंस पॉइंट, डिस्टेंस, और हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्केलर, वेक्टर्स, एसिलरेशन, पोजीशन टाइम, स्लोप ऑफ टाइम, वीटी ग्राफ, एरिया, तीनों इक्वेशन, ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट, राइट। तो सारी चीज़ें देखी हैं बेटा, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है, कॉपी में नोट डाउन करना, क्योंकि ये चैप्टर हर एक को बहुत जल्दी समझ नहीं आता, लेकिन अगर मैंने कोशिश करी है आपको बहुत अच्छे से समझाने की, सच में आपको अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर देना, सो दैट मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। थैंक यू।